दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों आज हम फिर से क्लास 12 की फिजिक्स आपको पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट क्या है भैया, वैद्युत स्थितिकी, और इसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों आज इस चैप्टर से संबंधित हमारा 5वां वीडियो है। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले कि आप चारों पार्ट अवश्य देखकर उसकी नोट्स जरूर बना लीजिए। दोस्तों पार्ट 4 में हमने बात की थी कूलाम के नियम की। उस पार्ट में हमने पूरा कूलाम के नियम के बारे में एक चीज़ें सीखी थी। कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता था भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता था। जैसा कि आप जान रहे हैं कूलाम के नियम ने हमने वैद्युत बल को पढ़ा था और बल कैसी राशि है, सदिश राशि। तो आज इसीलिए हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ेंगे। दोस्तों सदिश स्वरूप के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि लास्ट ईयर इससे 1 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। थोड़ा केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको समझाने से पहले हम आपको थोड़ा सा 11th के वेक्टर के बारे में समझा दें, जो आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे भैया विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश क्या होता था अगर आपको याद हो तो इसमें पहले तो लंब कोणीय अक्ष लिए जाते थे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और ये होता था हमारा मूल बिंदु। फिर इस अक्ष पर आप दो बिंदु लेते थे ए और बी। तो मूल बिंदु से ए को मिलाने वाली रेखा को हमने स्थिति सदिश कहा था, और मूल बिंदु से बी को मिलाने वाली रेखा को भी हमने क्या कहा था भैया, स्थिति सदिश। लेकिन ए को बी से मिलाने वाली रेखा को आपने विस्थापन सदिश का नाम दिया था, और विस्थापन सदिश आपका यही आया था, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ध्यान रखे रहिएगा, बी का स्थिति सदिश पहले लिया जाता है, उसके बाद ए का लिया जाता है घटाते समय। उसके बाद अब ये भी जानते हैं, जैसे कोई सदिश वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए का परिमाण मैग्नीट्यूड भैया क्या होता था, मॉड ऑफ वेक्टर ए चाहे कहिए चाहे केवल ए कहिए, यही आपका परिमाण होता था। वेक्टर अगर हटा देंगे तो परिमाण बन जाता था। फिर ऐसे अगर कोई वेक्टर ए होता था तो उसका भैया क्या, एकांक सदिश आपने पढ़ा था, क्या भैया, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश भैया किससे दिखाते थे आप, ए कैप से। और अगर आपको फार्मूला याद हो तो किसी सदिश को लिखिए, उसी के परिमाण से क्या कर दीजिए भैया, भाग दे दीजिए, वो आपका क्या हो जाता था, एकांक सदिश। इसके बाद आपको हमने पढ़ाया था याद हो तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जहाँ मैंने आपको एफ ए बी पढ़ाया था। इसका मतलब ये होता था कि बी द्वारा ए पर लगाया गया बल, बी द्वारा भैया किस पर लगाया गया बल, ए पर लगाया गया। इसको हम क्या लिखते थे, बी द्वारा ए पर लगा बल। और फिर कभी आपको मैंने ये भी पढ़ाया था, जैसे ये वेक्टर ए है भैया, ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत आसानी से सदिश स्वरूप समझ में आएगा। याद हो आपको मैंने पढ़ाया था वेक्टर ए होता है जब हम इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो ये वेक्टर हट जाता था, या कुछ इस प्रकार ध्यान दीजिए आप। मैंने आपको स्वतः अदिश गुणनफल पढ़ाया था, वही है ये पूरा, ठीक भैया। उसके बाद कभी आपको ये भी पढ़ाया था, जैसे वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी है, अगर इसका हमें क्या निकालना है, परिमाण या मापांक, तो भैया इसमें हम क्या कर देते थे, मॉड लगा देते थे। प्लस ही नहीं माइनस के लिए भी अगर आपको परिमाण निकालना है तो क्या लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत आसानी से आपको कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझ में आ जाएगा। दोस्तों कूलाम का नियम मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्या होता था कूलाम का नियम, आइए ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है भैया, लंब कोणीय अक्ष है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, और ये हमारा क्या है भैया, मूल बिंदु। एक्स वाई तल पर दो आवेश है भैया, दोनों बिंदु आवेश हैं। और आप ये भी ध्यान रखे रहिएगा कि बिंदु आवेश सदैव प्रकृति में धनात्मक होते हैं। अच्छा ये धनात्मक हैं तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि समान आवेश से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए जरा हम ओ से Q1 को मिला देते हैं, ये हमारा क्या होगा भैया, स्थिति सदिश। तो O से Q1 की जो स्थिति सदिश है भैया उसको हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर R1। इसी प्रकार O से
Q2 की स्थिति सदिश हमारी क्या होगी भैया, वेक्टर R2। चूँकि ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनके मध्य एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो एक इस बल की दिशा ये होगी और इस बल की दिशा ये होगी, क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल है। चलिए, मैं मान रहा हूँ कि Q2 द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा उसको हम किसका नाम देंगे, F12, वेक्टर F12। मैंने आपको बताया था 2 द्वारा 1 पर लगा बल, 2 द्वारा 1 पर लगा बल। सेम इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर F21। अब की क्या होगा भैया, 1 द्वारा 2 पर बल लगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए Q2 से Q1 को मिलाने वाली जो सदिश होगा उसको आप इससे दिखाइएगा। Q2 से Q1 के लिए इसकी दिशा ये होगी, और ये होगी क्या भैया आपकी R21। क्या होगा भैया, वेक्टर R21। ऐसे ही Q1 से Q2 को मिलाने वाला जो आपका विस्थापन सदिश होगा वो क्या होगा, इसकी दिशा ये होगी पहली बात तो, और ये हो गया 1 से 2, वेक्टर R12। इसको ध्यान रखे रहिएगा। आइए जरा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगा बल। आवेश दिख रहा है आपको, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगा बल, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। Q2 द्वारा Q1 पर लगा बल भैया क्या है, वेक्टर F12। वेक्टर ध्यान रखिएगा, वेक्टर F12 ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 कूलाम के नियम से Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा। तो F12 के लिए R के स्थान पे क्या आएगा, वेक्टर R21। लेकिन स्क्वायर होगा, क्यों होगा, क्योंकि कूलाम के नियम में स्क्वायर नीचे आया था, स्क्वायर लगने से भैया ये वेक्टर हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, केवल R21 का होल स्क्वायर। लेकिन इसको हम भैया सदिश रूप में लिख रहे हैं, और सदिश रूप में लिखने के लिए हमें दिशा भी चाहिए। तो दिशा को लिखने के लिए आपको करना क्या है, इसी R21 का एकांक सदिश लिख देना है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। भैया ये काहे लगा है, आप जान रहे होंगे, कभी हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर ए क्रॉस बी, आपको याद हो वेक्टर ए क्रॉस बी में हमने आपको क्या पढ़ाया था, ए बी साइन थीटा। ये तो परिमाण था, लेकिन इसी के साथ लंब कोणीय एकांक सदिश एन कैप लग गया था। ये एन कैप क्या करता था, हमें दिशा बताता था। तो बस यही काम यहाँ पे भी है। अच्छा ठीक, अब ये आपका एकांक सदिश है, किसका एकांक सदिश है, R21 का। और एकांक सदिश के लिए मैंने अभी आपको बता ही दिया, चूँकि R21 का एकांक सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश को लिखिए और उसी के परिमाण से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अभी मैंने आपको समझाया था। इसका मान समीकरण 1 से, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 से क्या आ जाएगा भैया हमारे, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो R स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई में, देखिए R कैप 21 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, R21 वेक्टर अपान ओनली R21। तो ये हो क्या जाएगा, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। भैया स्क्वायर है ये एक बार, ये तो मिल के क्या हो जाएगा R321 और वेक्टर R21 ऐसे लगेगा। ये हुआ भैया हमारा F12। ये भी आपका एक सदिश रूप है। जब कभी फार्मूला पूछे एक नंबर में, आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसको भी और आप क्लियर लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे और विस्तारित करेंगे। ये देखिए हमारा क्या है, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश को भी हमने आपको पढ़ाया था कैसे डिफाइन किया जाता है। वेक्टर R21 को मैंने बताया था ना, ध्यान रखिएगा लास्ट वाला पहले माइनस होता है, R1 माइनस R2। अभी हमने आपको पढ़ाया था, अभी मैंने आपको वेक्टर ए भी पढ़ाया था, वहाँ पे ओ बी माइनस वो ए किया गया था। अच्छा, इसका अगर हम परिमाण लेंगे, इनके परिमाण
इनके भैया परिमाण। तो जब हम इसका परिमाण लेंगे तो मैंने बताया था परिमाण लेने के लिए आप वेक्टर हटा सकते हैं, तो ये केवल R21 हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी बताया था कि जब इसका परिमाण लेंगे अंतर के रूप में तो ये वेक्टर यहाँ नहीं हटेगा, केवल आप क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, बस ये भी परिमाण बता देगा। इनके मान, इसको हम समीकरण 2 ले रहे हैं भैया। इनके मान समीकरण 2 में रखने पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। इनके मान समीकरण 2 में रख दीजिए भैया। तो यहाँ पे मैं सदिश लगाना भूल गया हूँ, और जो लगा दीजिएगा। F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। देखिए R21, तो R21 की वैल्यू ये है, मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R2। और लेकिन यहाँ क्या लगा है भैया, क्यूब लगा है, तो आप क्यूब जरूर लगा दीजिए। और इनटू में क्या है, वेक्टर R21, और वेक्टर R21 की वैल्यू क्या है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये भी आपका इसका क्या है, सदिश स्वरूप। देखिए जब सदिश स्वरूप लिखने के लिए बोले तो आप इतने पे भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा, इतने पे भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। ध्यान रखे रहिएगा, उसके लिए आपको आगे भी करना पड़ेगा। जैसे आप Q2 द्वारा Q1 पर बल लगाए थे, ऐसे ही Q1 द्वारा इस बार Q2 पर बल लगाना है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे क्या, आवेश इसी प्रकार आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगा बल, वैद्युत बल, बल भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लग रहा है वो क्या है हमारा, देखिए Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लग रहा है F21, और इसके लिए आपका जो विस्थापन सदिश है वो क्या होगा, R12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल टू क्या आएगा भैया हमारा, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R² होगा। भैया ध्यान रखे रहेगा, इस बार R² की जगह क्या होगा, वेक्टर R12 होगा, लेकिन स्क्वायर होगा तो इसका भी वेक्टर हट जाएगा, तो केवल हो जाएगा R12 का होल स्क्वायर। और फिर ये वेक्टर फॉर्मेट पे, वेक्टर फॉर्मेट पे लाने के लिए आपको क्या करना है, इसका एकांक सदिश आपको लिख देना है। इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ पे इसको लिखा, उसके बाद एकांक सदिश रखा, फिर विस्थापन सदिश, सब कुछ इसमें भी करना है आपको, क्योंकि इसको समीकरण इस बार 3 मानिएगा। क्योंकि R12 का कैप मतलब एकांक सदिश निकालने के लिए क्या करिए, किसी भी आप सदिश को लिखिए और उसी के परिमाण से आप क्या करिए, भाग। समीकरण 3 से दोस्तों नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब वैल्यू आप इसमें पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। R12 की वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू इसकी वैल्यू यहाँ से आप रखेंगे, क्या आ जाएगा, R12 का वेक्टर अपान R12। तो यहाँ F21 इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 स्क्वायर है, एक बार और मल्टीप्लाई हो गई, क्यूब हो जाएगा आपका 12, और वेक्टर ऐसे इसको आप क्या करिए, रहने दीजिए। ये भी आपका क्या हुआ, एक फार्मूला F21 के संबंध में है। ये फार्मूला याद करते समय आप याद रखे रहेगा, अगर यहाँ 21 है तो यहाँ 12 चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, 12। ऐसे ही यहाँ 12 था तो यहाँ 21 और 21 चलेगा, इसको थोड़ा आप याद रखे रहेगा। आइए थोड़ा इसको और विस्तारित रूप में हम लिखते हैं, इसी में हम बताने की कोशिश करेंगे आपको।
चलिए अब आपने यहाँ पे आइए, इसको आप समीकरण 4 का नाम भी दे दीजिए। और यहाँ पे अगर बात किया जाए विस्थापन सदिश के रूप में, ऐसे वेक्टर r12 के बारे में, वेक्टर r12 को हम क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 वेक्टर के फॉर्मेट पे, जैसे आपको यहाँ लिखना था। ठीक ऐसे इसको यहाँ भी लिखा है कि सेकंड वाला पहले लिया जाता है। ठीक भैया। उसके बाद इनके परिमाण क्या होंगे, मैंने बताया था जैसे ही परिमाण लिखना हो इसका वेक्टर क्या करेंगे, आप हटा देंगे, लेकिन यहाँ पे वेक्टर नहीं हटेगा क्योंकि अंतर के रूप में, इसलिए आप केवल क्या करेंगे भैया, मॉड लगा देंगे। फिर इनके मान कहाँ रखते थे भैया, इनके मान आपको यहाँ पे रखना है समीकरण 4 में रखने पर। जैसे ही समीकरण 4 में रख देंगे भैया, वेक्टर F21, यहाँ वेक्टर नहीं लगाया भैया, वेक्टर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे वेक्टर F21 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12। तो R12 की वैल्यू ये है, क्या हो जाएगा भैया, R2 माइनस R1 होल क्यूब लगाया था इसलिए क्यूब, और इनटू में वेक्टर R12 की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1। ठीक भैया, ये भी आपका क्या हो गया है फार्मूला। इसको बॉक्स में बदल करिएगा, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सीधा लिख के, F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा भैया। तो आपको हमने आज पढ़ाया क्या, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो ये 4 रूप निकला है, आप कोई भी एक एग्जाम में लिख देंगे चल जाएगा, जब 1 नंबर में आएगा तब कोशिश करिएगा यही लिखने की, लेकिन जब प्रूफ करने के लिए आएगा तो पूरा आपको प्रूफ करना होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमको ज़रूर बताएं। ठीक भैया, ज़रा और ध्यान दीजिए, समीकरण 1 देखिए भैया और समीकरण 3 देखिए F12 है, F21 कोई दिक्कत नहीं, 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 ये है भैया क्या R2 और ये R12 और ये R12 का स्क्वायर। ठीक भैया। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि R12 की दिशा ये है और R21 की दिशा ये है, दोनों की दिशाएं विपरीत है भैया, बिल्कुल विपरीत है। तो ये क्या हो गया भैया, परिमाण में भी बराबर है, तो ये कैसे सदिश हो गए, विपरीत सदिश। आपको मैंने बताया था यदि 2 सदिश परिमाण में बराबर हों परंतु उनकी दिशाएं क्या हो, विपरीत हों, तो उन्हें हम क्या कहते थे, विपरीत सदिश। तो आपको ये भी पता होगा विपरीत सदिश जैसे A और B विपरीत सदिश हैं तो A बराबर माइनस वेक्टर भी लिखा जाता था। चूँकि R12 वेक्टर R12 इक्वल टू क्या होता है, माइनस में वेक्टर R21। ये काहे हमने लिखा, आप समझ गए होंगे क्यों, विपरीत सदिश की परिभाषा से। विपरीत सदिश की, बेटा आपको ना समझ में आया 11 की नोट्स उठा के देख लीजिएगा, पूरा मैंने पढ़ाया है। विपरीत सदिश की परिभाषा से ऐसा करिए, इसका मान कहाँ ले जा करिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ से आपको न्यूटन के 3rd नियम के बारे में भी जानना है। इसका मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने भैया, 3 में रखने पर, जैसे हम 3 में रख देंगे क्या आ जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। देखिए R12 के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस R21, लेकिन ये ध्यान रख के रहेगा कि जैसे माइनस लगाएंगे तो माइनस का स्क्वायर आप जानते हैं क्या हो जाता है भैया, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आप केवल क्या लिखेंगे, R21 का स्क्वायर, माइनस हट जाएगा, और यहाँ पे जैसे है तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, R21 का कैप, क्योंकि जब इसका कैप लगेगा तो इसका भी कैप लग जाएगा। बस यहाँ ये ध्यान रखिए रहेगा कि यहाँ पर आपका माइनस
बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं हुआ है। ठीक है भैया, इसको मान लीजिए अब क्या, समीकरण नंबर कितना माने हैं आप, 5, 4 मान चुके हैं, इसको मानिए इस बार 5। अब एक और 5 की तुलना कराइए। समीकरण 1 व 5 की तुलना करने पर, वीडियो 1 या 2 बार आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन आप नोट्स में ज़रूर लिखिएगा इसको। समीकरण 1 व 5 की तुलना करने पर, जैसे ही आप तुलना करेंगे, F12 है या F21 है, जैसे आप तुलना करेंगे, देखिए मतलब सब कुछ सेम हो गया है, केवल माइनस का अंतर आ रहा है, तो सीधे यहाँ से आपका क्या निकलेगा, F12 इक्वल टू माइनस F21। ये आपका याद हो तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और क्रिया प्रतिक्रिया क्या है भैया, न्यूटन का तृतीय नियम। देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत एक क्या होती है, प्रतिक्रिया। अतः न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करती है। इसको आप लिख लीजिएगा, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है भैया, पालन करता है। देखिए, ये आप तभी जाने जब इसका क्या समझे भैया, सदिश स्वरूप समझे। आइए इसके बारे में थोड़ा और लिखते हैं। चलिए, तो इसमें आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी, कूलाम के नियम का, सच लिख लीजिएगा इसको, नियम का सदिश स्वरूप का महत्व पूछा जाता है, सब स्वरूप का महत्व। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो यहाँ एक चीज़ क्लियर की आपने कि भैया क्या, F12 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको नोट में मत लिखिएगा, F12 इक्वल टू माइनस F21, कि दोनों के भैया परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। F12 क्या था, 2 द्वारा 1 पर लगाया बल, और F12 क्या था, 1 द्वारा 2 पर लगाया गया। थोड़ा इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। पहला महत्व, अतः Q1 द्वारा Q2 पर लगा वैद्युत बल, किसके द्वारा भैया, Q1 द्वारा Q2 पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Q1 द्वारा ना F21, एवं Q2 द्वारा Q1 पर लगा बल, वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, वेक्टर F12 परिमाण में सदैव बराबर, परंतु दिशा में क्या होते हैं भैया, विपरीत होते हैं। अतः ये क्या करते हैं भैया, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे यार, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। अच्छा, एक आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि दिशा कैसे बराबर होगी, दिशा कैसे विपरीत होगी। तो आप जान रहे हैं, मान लीजिए एक Q1 आवेश है, ये Q2, दोनों बिंदु आवेश हैं, दोनों क्या है, मान लीजिए यहाँ धनात्मक, ठीक है, धनात्मक है, तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, और इसकी दिशा मान लीजिए एक दूसरे से कितनी दूरी पे है भैया, r दूरी पे। तो यहाँ पर जो बल कार्य करेगा इसकी दिशा ये होगी, ठीक भैया। उसको आप क्या नाम देंगे, F21, क्योंकि 2 द्वारा 1 पे लगा बल होगा, और इस पर जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, F12। देखिए, प्रतिकर्षण बल है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। ठीक, सेम इसी का अपोजिट ले लीजिए, एक Q1 ले लीजिए एक बार माइनस Q2, और दोनों कितनी दूरी पे हैं भैया, r दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा
एक की दिशा ये होगी, ये क्या होगा F21, और इसकी दिशा क्या होगी F12, ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में। यहाँ से भी क्या क्लियर होगा कि दिशाएं दोनों की भैया क्या है विपरीत। तो ये महत्व तो आप समझ गए, पहला कि ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इन दोनों जन के बीच में जो बल कार्य कर रहा है भैया वो कैसा बल है, केंद्रीय बल। क्या है भैया, केंद्रीय बल। सेंट्रल फोर्स 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, केंद्रीय बल वह बल होते हैं जो केवल आर पर निर्भर करते हैं, और आप फार्मूले में भी मैंने आपको प्रूफ भी कराया कैसे ये आर पर निर्भर करते हैं। अतः दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, क्या भैया, वैद्युत बल केंद्रीय बल है। ध्यान रखे रहेगा, ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है भैया, केंद्रीय बल है जो कि केवल आर पर निर्भर करता है, आर मतलब मार्ग निर्भर करता है। ठीक, ये था कूलाम के नियम का महत्व। जरा ये थोड़ा सा बचा, इसमें एक न्यूमेरिकल भी हम कर लेते हैं कूलाम के नियम से संबंधित। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से कोई दूरी ले लीजिए यहाँ 4 × 10⁻⁻15 मीटर। क्या भैया, ये 4 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल की गणना कीजिए, मतलब कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है, एवं प्रकृति भी बताइए, भैया प्रकृति का मतलब ये बताना है कि बल कैसा है, आकर्षण है कि प्रतिकर्षण। बड़ा आसान है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन। ठीक, देखिए दोनों आवेशित कण है, ये ऋण आवेशित होता है, ये धन आवेशित कण। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रकृति बल की क्या होगी, आकर्षण बल होगी। काहे कि ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। ये भैया एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 4 × 10⁻15 ठीक मीटर की दूरी पर है। सिंपल, आइए देखते हैं दिया क्या है, दिया है आर बराबर दोनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर। अच्छा Q1 क्या होता है, आवेश पहले का इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा था एक पार्ट में। फिर Q2 प्रोटॉन का आवेश, बस यही जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश, बस ये ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक। 1.6 × 10⁻19 और आपसे पूछा क्या है, F की वैल्यू पूछा है। क्योंकि किसके नियम से भैया, कूलाम के नियम से। देखिए कूलाम के नियम से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, हम आपको एक वीडियो पूरा 1 घंटे का देंगे, उसमें केवल न्यूमेरिकल से ही होंगे, तो मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊँगा कूलाम के नियम से। F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आप जान रहे हैं 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। Q2 की वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻19। देखिए यहाँ प्लस माइनस आपको नहीं लगाना क्योंकि आप परिमाण की गणना कर रहे हैं, इंटू r²। आर की वैल्यू क्या है भैया, 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। थोड़ा हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है
अच्छा लिख दे रहा हूँ, 9 गुणे 10 की घात -19, -19 कितना हो जाएगा, 10 की घात -38, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगे, गुणे 1.6 गुणे 1.6 बटे 4 चौक 16 गुणे 10 की घात -15 दूनी 30। देखिए 16 से 1.6 कटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 से 10 की घात 9 कटेगा, 10 की घात 8 आ जाएगा। तो ये आया क्या, 9 गुणे 10 की घात 8। देखिए 10 की घात -38 है, ये 10 की घात -30, -30 ऊपर जाएगा +30 हो जाएगा, और -38 से जब 30 निकलेगा 10 की घात क्या जाएगा भैया, -8, और बचा क्या 1.6। ये कैलकुलेशन आपको आती होगी, मैंने आपको बताया भी। 9 गुणे 1.6, आधार समान है घातें जुड़ेगी, 8 में -8 जुड़ेगा 0 हो जाएगा, किसी की घात भी 0 का मतलब होता है 1। 16 नवैया होता है भैया 144, लेकिन एक अंक पे दशमलव है। तो कितना बल लग रहा है, F बराबर 14.4 न्यूटन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।